वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम। आप सभी का स्वागत है हमारे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है आईपी देसाई। आज हम लोग आईपी देसाई के बारे में पढ़ेंगे। आईपी देसाई का पूरा नाम था ईश्वर लाल प्रागजी देसाई। देसाई का जन्म 31 जुलाई 1911 को हुआ था। उन्होंने 1934 में बम्बई के विल्सन कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की। देसाई ने सन 1942 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिसका शीर्षक था अपराध के सामाजिक आधार। 1945 में भावनगर के साखलदास कॉलेज में वे अर्थशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए। सन 1951 में वे पूना के डेक्कन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट विभाग और रिसर्च इंस्टीट्यूट में कार्य किया। 1966 में उन्होंने सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट स्टडीज की स्थापना की और इसी संस्था में वे 1968 में संस्थापक निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। इसी संस्था से वे 1970 में रिटायर हो गए और 26 जनवरी 1985 को देसाई जी की मृत्यु हो गई। देसाई की गणना भारत के समाजशास्त्र में प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में की जाती है। उनका अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र संयुक्त परिवार रहा है, लेकिन उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईपी देसाई एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने संयुक्त परिवार का अध्ययन सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के महुआ जिले में किया। देसाई जी की उपकल्पना थी कि उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस थी उनकी कि भारत में जब हम परिवार की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य संयुक्त परिवार से होता है। अर्थात आईपी देसाई का ये प्रश्न है कि भारत में क्या आज संयुक्त परिवार का स्थान केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर फैमिली लेता जा रहा है। आईपी देसाई का परिवार संबंधी जो लेख है वो बहुत चर्चित रहा उस समय, और ये भारत में, इसका शीर्षक क्या था, भारत में संयुक्त परिवार, और ये सन 1956 में भारत की अग्रणी पत्रिका है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में छपा। संयुक्त परिवार की संरचना, उसमें हो रहे परिवर्तन का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। वास्तव में सन 1951 में जो जनगणना हुई थी उसका जो प्रतिवेदन आया था, प्रतिवेदन का जो निष्कर्ष आया था, उसके फलस्वरूप ये आईपी देसाई की ये प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने जो जनगणना की प्रतिवेदन था, जो उसके निष्कर्ष आए थे, उससे असहमति जताते हुए उन्होंने उन्होंने कहा भारत में एकांकी परिवारों की अपेक्षा अभी भी संयुक्त परिवार अधिक है, क्योंकि जो उनका जो 1951 में जनगणना हुई थी उसमें कहा गया था कि जो संयुक्त परिवार हैं वो कम हो रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बढ़ रही हैं, उनका स्थान ग्रहण कर रही हैं। इस बात पर देसाई जी ने असहमति जताई और उन्होंने कहा कि अभी भी एकांकी परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवार अधिक हैं। इसकी पुष्टि के लिए देसाई ने गुजरात के महुआ कस्बे का अध्ययन किया। इसमें उन्होंने संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार को परिभाषित किया और उन्होंने लिखा कि एक संयुक्त परिवार एक ऐसी गृहस्थी है जिसमें एकांकी परिवारों की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों की गहराई होती है। अधिक पीढ़ियों की गहराई मतलब कि इसमें से 3 से 4 पीढ़ी के लोग निवास करते हैं और इसके सदस्य एक दूसरे की संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों द्वारा आबाद रहते हैं। आबाद यानी कि बंधे रहते हैं, एक दूसरे से उनका जुड़ाव रहता है। इसके लिए उन्होंने संयुक्तता के 4 तत्वों के आधार पर इसका उल्लेख किया है ना। संयुक्तता यानी कि आपसे जो जुड़ाव है उसके तत्व क्या हैं,
इसका उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें पहला है संयुक्त संपत्ति, ठीक है। सेकंड है संयुक्त आवास। थर्ड है आपका सदस्यों द्वारा पारस्परिक सदस्यों की जो दायित्व होते हैं उनको मान्यता तथा उनकी पूर्ति। फोर्थ है नातेदारी संबंध क्या रहे हैं, उसके बारे में चौथा इनका तत्व है। देसाई ने विभिन्न घरों के आधार पर जो घर हैं उनको 5 प्रकारों में विभाजित किया है। जो घर है इसमें घर का जो पहला प्रकार है उसमें जो संयुक्तता होती है वो शून्य होती है और इसी को हम केंद्रक या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा प्रकार वह है जिसमें निम्न स्तर की संयुक्तता पाई जाती है और यह जो संयुक्तता है केवल परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक दायित्वों के रूप में अभिव्यक्ति होती है। तीसरा प्रकार वह है जिसमें संयुक्तता की जो प्रकृति है इस अर्थ में अधिक होती है कि वे किसी न किसी रूप में संपत्ति, जो संयुक्त संपत्ति होती है उससे बंधे रहते हैं। और इससे इसको मतलब इस अर्थ में उन्होंने अनेक महुआ परिवार, महुआ कस्बे का अध्ययन किया था। उन्होंने अनेक महुआ परिवारों के जो बाहर रहते थे, उनके जो सदस्य बाहर रहने के लिए जाते थे, उन पर अध्ययन करके इन्होंने ये सिद्ध किया कि वो सभी लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित होते हैं, यानी कि मौलिक संपत्ति जो उनकी है संयुक्त संपत्ति उससे बंधे रहते हैं। चौथे प्रकार की देसाई ने सीमांत संयुक्त परिवार कहा है क्योंकि इसमें पति पत्नी, उनके बच्चे, माता या पिता में से यानी कि पति या पत्नी में से किसी के माता पिता या आश्रित लोग यहाँ पर निवास करते हैं। पांचवें प्रकार का वो घर उन्होंने बताया जिसमें संयुक्तता अधिक होती है और इन्हें ही परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार की कहा जाता है। देसाई के अनुसार किसी घर की संयुक्तता की मात्रा की माप इस बात से की जा सकती है कि एक घर के सदस्य किस सीमा तक अपनी जो नातेदारी है और संपत्ति है उससे कितना बंधे रहते हैं, उनमें कितना लगाव है और किस तरह से उनसे अंतरक्रिया करते हैं। आईपी देसाई संयुक्तता की मात्रा का विभिन्न दशाओं से संबंधित जानने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने पाया कि संपत्ति तथा संयुक्तता के बीच सह संबंध पाया जाता है और ये सह संबंध क्या होता है, सकारात्मक होता है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि केवल संयुक्त संपत्ति ही संयुक्तता का आधारभूत तत्व नहीं हो सकती। केवल संयुक्त संपत्ति को ही एक आधारभूत तत्व नहीं माना जा सकता, ये देसाई बोल रहे हैं, और भी तत्व इसमें कार्य करते हैं। आईपी देसाई संयुक्तता के बढ़ाने वाले तत्वों में नातेदारी दायित्वों को भी एक प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार निकट संबंधियों जैसे माता पिता, उनकी संतानों, विवाह संबंधियों तथा अन्य नातेदारों के बीच बढ़ते हुए भावनात्मक संबंध भी संयुक्तता की मात्रा को या भावना को मजबूत करते हैं, है ना। आपस में जितना आप नातेदार, आपके जितने नातेदार हैं उनसे आप कितना अंतरक्रिया करते हैं, उनके साथ कितना भावनात्मक उनके प्रति उनका लगाव है, आपका प्रेम, आपकी जो प्रेम है, आप उस व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं, कितना अंतरक्रिया है एक दूसरे के बीच में, इससे आप उस दशाओं का पता लगा सकते हैं। और ये भावनात्मक जो लगाव होता है ये आप दूर होते हुए भी उन सदस्यों से पूरी तरह से आप मजबूती से बंधे रहते हैं। देसाई ने स्वीकार किया कि वर्तमान में संयुक्त परिवारों की जो प्रकृति है वो परंपरागत जो संयुक्त परिवार थे उनसे भिन्न है, लेकिन भारतीय परिवारों में संयुक्तता की भावना आज भी विद्यमान है ना। भावनात्मक जो लगाव होता है वो आज भी विद्यमान है। उन्होंने कहा जिन घरों को अनेक लेखकों ने न्यूक्लियर फैमिली के रूप में परिभाषित किया है उनमें आज भी जो धार्मिक उत्सव होते हैं, आयोजन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, घर के कार्यक्रम होते हैं, विवाह समारोह, अनुष्ठान, है ना, और विभिन्न तीज त्यौहार जो होते हैं उनमें ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें सभी जो नातेदार हैं उनको आमंत्रित किया जाता है और उनके द्वारा सामूहिक रूप से ऐसे समारोह के माध्यम जो समारोह होते हैं इसमें सहभाग करना उसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। आप शादी ब्याह देख लीजिए, धार्मिक अनुष्ठान देख लीजिए, तीज त्यौहार देखिए, परिवार के सदस्य जो बाहर रहते हैं किसी काम के जीविकोपार्जन के लिए या किसी अन्य
जो परिस्थिति है उससे दूर रहने के लिए जो करते हैं, लेकिन वापसी कब करते हैं? वो वापस होते हैं तीज त्यौहार में, धार्मिक अनुष्ठान में, परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं न कहीं वो वापस होते हैं, वापस अपने घर, जहाँ पे वो जन्म स्थली है, जहाँ उनके मौलिक जो मौलिक घर है उनका, जो जहाँ उनकी मौलिक संपत्ति है, वहाँ वापस वो वहाँ होते हैं। उन्होंने कहा कि जो देसाई कहते हैं कि भारत में जो केंद्रक न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है वो इस अर्थ में पश्चिमी समाज की जो न्यूक्लियर फैमिली है उससे भिन्न है, क्योंकि वहाँ पर जो संयुक्तता की जो भावना है वो नहीं पाई जाती है, बल्कि हमारे भारत में ये संयुक्तता की भावना बहुत पाई जाती है। देसाई ने परिवारों नियोजन से संबंधित अपने अंतिम लेख में स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवारों का अध्ययन करने के लिए अब एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। देसाई ने अपने अध्ययन से प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि भारतीय समाज के लिए इस तरह का सामान्यीकरण उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अपने आनुभविक अध्ययन के आधार पर भारतीय संयुक्त परिवारों के बारे में जो प्रोफेसर देसाई ने जो निष्कर्ष दिए हैं उसको हम निम्न बिंदुओं पे रख सकते हैं। पहला हम इसका ही समझ लेते हैं कि जो देसाई हैं वो कह रहे हैं कि जो परंपरागत जो संयुक्त परिवार थे अब वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि औद्योगिकरण, नगरीकरण का जो प्रारूप सामने आया है उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन, जो स्थानीय दशाएं थी उससे दूर जाकर अपने जीविकोपार्जन करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरी तरह से न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो गए हैं, क्योंकि संयुक्तता की भावना एक, उन्होंने कहा, एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है जो कि एक दूसरे को बांधे रखती है। और ये जो चीज़ें हैं मनोवैज्ञानिक, वो कहीं ना कहीं अपनी जन्मस्थली, अपने माता पिता, अपने जो संपत्ति होती है उससे बंधे होते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप खुद देखिए, जब तीज त्यौहार होता है भारत में, जब कोई तीज त्यौहार होता है तो लोग वापस अपने घर की तरफ होते हैं, अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ, अपने नगर की तरफ वापस अपने होते हैं। और उनके साथ तीज त्यौहार जो होती है वो संयुक्त परिवार से मनाया जाता है और उनमें ये भावना पाई जाती है। आगे देसाई बोलते हैं कि जो उन्होंने तत्वों की उल्लेख किया है उसमें पहला तत्व देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार का सबसे जो प्रमुख आधार है किसी परिवार के सदस्य में अपने जन्म के परिवारों तथा नातेदारों के प्रति संयुक्तता की भावना का होना है। इसी भावना के आधार पर संयुक्त तथा केंद्रक परिवार को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। उन्होंने कहा जो मनोवैज्ञानिक जो भावनात्मक लगाव है, जो संयुक्तता है, परिवार के जो नातेदार हैं उनसे कितनी अंतरक्रिया होती है, इसी आधार पर आप न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार को पृथक कर सकते हैं। सेकेंड, देसाई के अनुसार भारत में नगरों में स्थित जिन घरों को केंद्रक परिवार माना जाता है वास्तव में उसमें अधिकांश परिवारों का दृष्टिकोण आज भी संयुक्त है। यानी कि उनके घर के फैसले कहीं ना कहीं आज भी सलाह मशवरा के आधार पे होते हैं। उनकी भावनात्मक जो लगाव होता है आज भी वहाँ पर जो अपने घर है, अपने माता पिता है, वहाँ से बंधे होते हैं। उनके बीच में अपने नातेदारों के प्रति गहरी संयुक्तता पाई जाती है। आपस में इतने बंधे होते हैं, इतनी गहराई से बंधे होते हैं कि उनमें भावनात्मक जो लगाव है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। वो अलग रहने के बाद भी उनकी जड़ें ढीली नहीं हुई हैं, बल्कि बहुत अधिक गहराई से जुड़ी हुई हैं। आपस में इतने गहराई से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यह मानना उचित नहीं है कि औद्योगिकरण तथा आधुनिकीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों अनेक केंद्र परिवारों में बदल जाते हैं। व्यवहारिक रूप में केंद्र परिवार के कुछ सदस्य नगर में जाकर अपना अलग इसलिए रहते हैं कि क्यों वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन भारतीय परिवारों में आधुनिकता का जो विशेषताएं हैं वो अभी भी प्रवेश नहीं कर पाई हैं, वो जो कि पश्चिमी समाजों में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आईपी देसाई ने, अगर हम सारांश इसकी बात करें तो आईपी देसाई कहते हैं कि जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो संयुक्त परिवार थे, ज्वाइंट फैमिली थी, वो अब चेंज हो रही है। आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली हैं, लेकिन अगर हम उसका गहराई से अध्ययन करें तो उनमें आज भी संयुक्तता पाई जाती है और उनका जो जुड़ाव है, उनका अलगाव है, जो ये जुड़ाव अलगाव भावनात्मक की जो चीज़ें हैं, ये जो न्यूक्लियर फैमिली की जो विशेषताएं हैं उनसे पूरी तरह से इसको अलग करता है।
तो संयुक्त परिवार आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार है भारतीय समाज में कम हो रहे हैं। देखने में वो लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन अगर हम गहराई से बात करें तो वो आज भी संयुक्त परिवार ही हैं। इसलिए जो भी स्टडी हो रही हैं, जो भी इस पे स्टडी हो रही, जो भी अध्ययन हो रहे हैं इस पे, इसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपका ट्रेडिशनल जो परिभाषा थी संयुक्त परिवार की, उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है और उसमें एक नए दृष्टिकोण का समावेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अब जो परिवर्तन है वो दृष्टिकोण में भी होना चाहिए, इसके अध्ययन में भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको न्यूक्लियर फैमिली दिख रही है वो न्यूक्लियर ही हो, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, पश्चिमी समाजों से आया है। और पश्चिमी समाजों की जो विशेषताएं हैं न्यूक्लियर फैमिली की, वो भारतीय समाज पे पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं। तो देसाई का यही कहना है कि आप पश्चिमी जो समाज है उसका जो आप न्यूक्लियर फैमिली का प्रारूप है वो पूरी तरह से आप इस पे भारतीय समाज पर लागू नहीं कर सकते हैं। उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, एक नए दृष्टिकोण की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आईपी देसाई था। आईपी देसाई का हम लोगों ने आज ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार को पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को, मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया है उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आप भी मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में आके आप हमारे साथ पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक रखते हैं और जिन्होंने देख लिया है उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।